हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लर्निंग या अधिगम के अनुक्षेत्र कह लो, अधिगम के सोपान कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक रहने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया गया है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कल की क्लास में मैंने आपको लर्निंग से रिलेटेड सारा बता दिया था कि लर्निंग क्या होती है, या फिर लर्निंग किन किन पॉइंट्स पर हो सकती है, कैसा चेंज होता है लर्निंग, परमानेंट लर्निंग क्या है, ठीक है, अस्थायी लर्निंग क्या है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। मान लो अगर किसी ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको 20 से 22 क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, तो आप वहां पर जाकर चेक करेंगे तो आपको अवेलेबल होंगी वो क्लासेस। इसके साथ साथ मान लो अगर आपको पेडागोजी के हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के नोट चाहिए और साथ साथ ये सीडीपी के नोट चाहिए है, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको 3 पीडीएफ मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की एंड साथ साथ आपको सीडीपी की। ठीक है ना, ये 3 नोट्स मिल जाएंगे आपको जो आपका 60 मार्क्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ओनली 99 रुपीज में अवेलेबल हो रही है। दिवाली के बाद जो है मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगी, तो अगर किसी को लेनी है तो वो अभी ले सकता है। अब हम आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में डायरेक्ट लर्निंग का जो टॉपिक है वो दे रखा है। तो आपको लर्निंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस जो है उससे ज्यादा है। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक्स दिए हैं इन्होंने, इसमें से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा बने, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा बने। और ये हो सकता है थ्योरी में से आपके क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस ना होकर आपके फैक्चुअल बेस हो। तो आपको इन सारे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ सबको अच्छे से सुनना है, समझना है एंड देन पढ़ना है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम के अनुक्षेत्र, या फिर अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ लर्निंग की। पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि लर्निंग होता क्या है। मैंने आपको कहा था जैसे हमारे जो बिहेवियर है उसमें जो चेंज हो रहा है वही क्या है, हमारी लर्निंग है। क्योंकि जैसे हम पहले थे वैसे आज नहीं है, और वैसे उसी जैसे हम आगे भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं वहां से लर्न करके सीखा है, तो यही क्या होती है, नेचर ऑफ लर्निंग होती है। और मैंने आपको कहा था जो सीखना है वो क्या नहीं है, हमेशा विकास का हिस्सा नहीं होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप लर्न कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव वे में हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो अस्थायी भी हो सकता है, वो आपका सीखा हुआ खत्म भी हो सकता है अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं तो। इसीलिए लर्निंग को एस रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहा गया। अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन है वो किस में आता है, लर्निंग में आता है। अब यहाँ पर हमारी सोच भावना में चेंज, अब यहाँ यही लिखा है कि नेचर क्या है लर्निंग का, जो हमारी सोच को बदल दे, जो हमारी भावनाओं में चेंज ला दे, वो क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है। जैसे मान लो अब आपने दंगल मूवी देखी, दंगल मूवी को देखकर आपकी एक सोच बदली, आपको ऐसा लगा कि लड़कियां भी जो है वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, आगे जा सकती है, हम भी अपनी बेटियों को क्या कर सकते हैं, आगे गेम्स में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, अच्छे गेम्स में लेकर जा सकते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, कुछ ना कुछ सीखा, तो इस मूवी से हमें कुछ सीखने को मिला, तो इससे क्या हुआ, हमारी सोच बदल गई। तो वही बात यहां लिखी है कि लर्निंग से क्या होगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारी भावना में चेंज आएगा। इसके बाद अगर हम संज्ञान की बात कर लेते हैं, पहले हमारे संज्ञान में चेंज होगा, यानी कि हमारे मस्तिष्क में चेंज होगा, हमारे सोचने के तरीके में चेंज होगा, हमारे समझने के तरीके में चेंज होगा। तो संज्ञान जहां भी दिखे, कॉग्निटिव आपको जहां भी दिखे, वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा। यहां पर आप स्पष्टीकरण, तर्क, तथ्य, कंसेप्ट को समझ सकेंगे, इससे आपका दिमागी विकास होगा। तो जब आप लर्न कर रहे हैं, लर्न करने के बाद आप कुछ सीखा है आपने, तो इससे क्या हुआ, आपके संज्ञान में चेंज आया, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में चेंज आया, जिसकी वजह से आप तर्क करने में, तथ्य करने में और कंसेप्ट्स को समझने में क्या हो गए हैं, अव्वल हो गए हैं, या आपके दिमाग का विकास हो गया है। आज हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा पहले जो वोमेन्स होती थी, महिलाएं होती थी, उन्हें वेद्स वगैरह पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी, सुनने की परमिशन नहीं थी। इससे क्या हो गया, उनके दिमाग का जो विकास है वो वहां पर रुकता गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होता गया। तो आज भी आप क्या देखेंगे, पर आज क्या है, जो जमाना है वो बदल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमें ऐसे मौके दिए जा रहे हैं कि हम उसे पढ़ सके, उन चीजों से सीख सके। तो वो क्या हो रही है, हमारी लर्निंग हो रही है। तो आज क्या कर सकते हैं, आज आपने देखा होगा महिलाएं भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, विदेशों तक जाती हैं। ठीक है, तो आज हम क्या कर सकते हैं, हर चीज का तर्क दे सकते हैं। तो इसे क्या कहा है, यही क्या हमारे लर्निंग का हिस्सा बन जाता है।
तो लर्निंग क्या है? जहां हम तर्क, तथ्य, कंसेप्ट को समझ सकते हैं, इससे हमारा दिमागी विकास हुआ है। आज हम हर चीज का तर्क दे सकते हैं, हमारे पास हर चीज का तर्क है आज। जैसे पहले लोग जो थे वो अंधविश्वास में ज्यादा बिलीव करते थे क्योंकि उनके पास लर्निंग नहीं थी, लेकिन बाद में जैसे साइंस आई तो हमने क्या दिया, उस साइंटिफिक रीजंस देते हैं हर चीज के पीछे, तो वो क्या हो गया, हमारे दिमाग का विकास होता गया। जैसे पहले अंग्रेज थे वो जैसे हमें कहते थे हम वैसे मान लेते थे, क्योंकि उस समय पर हमारा जो मस्तिष्क है वो इतना ज्यादा क्या नहीं था, कैपेबल नहीं था, हम रीजंस नहीं दे सकते थे, हमारे पास इतने सीखने के अवसर नहीं थे। आज हमारे पास अवसर है तो आज हम हर चीज का तर्क भी दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है, संज्ञान में चेंज होगा, यानी कि आपके सोचने में चेंज होगा, आपके मस्तिष्क में चेंज होगा। इसके बाद सेकेंड है क्रियात्मक। क्रियात्मक होता है कर्म प्लस ज्ञान, यानी कि हाथ और पैर जिससे भी आप लिखते हैं, जैसे वो क्या होता है क्रियात्मक, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं वो क्या आपका क्रियात्मक है। तो जहां पर भी आप काम करेंगे, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहे हैं काम करने के लिए, वो किस में आ जाएगा, क्रियात्मक में आएगा, जिसमें कर्म होगा और साथ साथ आपका ज्ञान होगा। थर्ड होता है भावनात्मक। भावनात्मक क्या होगा, फीलिंग से चेंज। अब आप कहेंगे पैरों से कौन लिखता है, यानी कि आपने देखा होगा कुछ विकलांग होते हैं जो पैरों से भी लिख लेते हैं, तो वो क्रियात्मक में ही जाएगा। इसके बाद अगर हम भावनात्मक की बात करते हैं तो वो हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से, इन सब चीजों से जुड़ेगा, जिसको पढ़कर हमारे मन में एक चेंज होगा। जैसे वहां दंगल मूवी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो लर्निंग था, तो लर्निंग में वो कौन सा फैक्टर था, इमोशन वाला फैक्टर था। तो यहाँ पर भावनात्मक फैक्टर की बात करें, फीलिंग से क्या हुआ, चेंज हुआ हमारे मन में, जिसको पढ़कर हमारे मन में चेंज आया। जैसे झांसी की रानी को पढ़कर हमारे मन में क्या आया, एक चेंज आता है, क्योंकि उस समय में कोई भी महिला इतनी शक्तिशाली नहीं होगी, इतनी पावरफुल नहीं होगी, इतनी हिम्मत वाली नहीं होगी कि वो अंग्रेजों से लड़ाई कर सके। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, ऐसी फीमेल होंगी जो जिनके साथ में बहुत कुछ गलत होता होगा, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं सकती हैं। तो वो क्या है, मतलब उस समय में ये क्या था, उसको देखकर हमारे मन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो झांसी की रानी को देखकर क्या हुआ, चेंज आया, तो वो क्या है, हमारे लर्निंग का प्रोसेस बना। तो भावनात्मक रूप से जो हम चेंज होते हैं वो किसका हिस्सा बन जाता है, हमारे लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। तो ये इमोशनल चेंज हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग कहे जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, मतलब ये हमारे सीखने को इफेक्ट करते हैं, तो ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग है। इन तीनों को हम आपस में कहीं ना कहीं जोड़ सीखते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डोमेन्स ऑफ लर्निंग कहते हैं। वहां पर मैंने आपको सिंपलर फॉर्म में समझाया, तो यहां पर मैंने आपको बुक्स लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। जैसे कॉग्निटिव मोटर स्किल जो आपका क्रियात्मक है, अफेक्टिव जो आपका भावनात्मक है। तो यहां पर लर्निंग के 3 डोमेन्स हैं, 3 सोपान है। जैसे कॉग्निटिव है, मोटर स्किल है, अफेक्टिव है, ठीक है ना। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होगा, मोटर स्किल जो हम क्रिया करते हैं, अफेक्टिव जो हमारी भावनाओं से रिलेटेड होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है लर्निंग के 3 डोमेन कौन से हैं, तो यहाँ पर CAM लिख लेना आप, CAM, ठीक है ना। तो CAM से याद रख लेना, CMA भी कह सकते हैं, CAM भी कह सकते हैं। तो कॉग्निटिव, मोटर स्किल एंड अफेक्टिव, CMA, ठीक है। तो इसको याद रखना, CMA। तो पहला कॉग्निटिव, मोटर स्किल एंड अफेक्टिव। अफेक्टिव को क्या कहेंगे, भावनात्मक। अब है लर्निंग अलग अलग क्यों होती है, मतलब हर किसी के जो सीखने का तरीका है वो अलग क्यों होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे इस पर डबल क्या 5 स्टार लगा लो तो भी जरूरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपके अगर मान लो आप आगे टीचिंग एग्जाम्स भी देंगे तब भी आपसे ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है पूछा जाता है, और अब तो स्पेशली मेंशन किया गया आपके सिलेबस में। तो लर्निंग जो है वो सब में अलग अलग क्यों होती है, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका स्टेट पास हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो फिर से ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये लर्निंग अलग अलग क्यों है, मैं तो सबको इक्वल पढ़ा रही हूँ, मेरी तो सबको पढ़ाने का तरीका एक है, पर फिर भी आप में से मतलब ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये सब में अलग अलग कैसे होता है, तो उसको अब हम जान लेते हैं। जैसे लर्नर रिलेटेड फैक्टर, यहां पर कुछ लर्नर रिलेटेड फैक्टर होते हैं, सीखने वाले से रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं लर्नर की। अब इसमें ना आपकी योग्यता भी शामिल होती है, आपकी रुचि भी शामिल होती है, आपकी अभिरुचि, आपका इंटरेस्ट भी शामिल है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका मेरी क्लास को देखने के प्रति कितना इंटरेस्ट है, आप कितने इंटरेस्ट होकर इन सब चीजों को सुन रहे हैं, ये कितने इंटरेस्ट लेकर आप इन चीजों को करने के लिए योग्य हैं। तो ये क्या है, लर्नर की योग्यता और रुचि पर डिपेंड करता है, आपकी रुचि पर डिपेंड करेगा कि आपने किसी सब्जेक्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है, आपको उसको समझने में, जानने में कितनी रुचि थी। तो ये लर्नर से रिलेटेड होती है। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर जो है वो आपसे रिलेटेड होंगे, सीखने वाले से रिलेटेड होंगे। आप में से सभी, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें से ना
जरूरी नहीं है कि सभी का ध्यान सिर्फ पढ़ने में हो, तो कुछ के मन में कुछ कुछ चल रहा होगा, कई तो घर पर बैठकर ये सोच रहे होंगे पता नहीं आज मम्मी खाने में क्या बनाएगी, है ना। तो क्या होता है इससे हमारा जो हम बैठे तो क्लास में होते हैं लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं और चल रहा होता है, इसीलिए क्या होता है हमारा पूरा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो लर्नर पर डिपेंड करता है, ये लर्नर से रिलेटेड होता है, आपस में सभी का ध्यान केवल पढ़ने में नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है। यही लर्नर जो हमेशा से अच्छे हैं, पढ़ने में एक्टिव रहते हैं, और वहीं पर जो दूसरे लर्नर हैं, अब आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे, अब मैंने ये पॉइंट बोल रहा है ना, मन में कुछ और चल रहा होगा, आधे अब एक्टिव हो गए होंगे। तो उसी के तहत जो दूसरा पॉइंट है, अब कुछ लर्नर ऐसे है, जैसे मान लो मैं इसको लाइव सेशन में चला दूंगी इस क्लास को, एंड देन आप क्या करेंगे उसको अब अच्छे से, कई तो उसी टाइम पर लाइव आकर सुनने लग जाते हैं क्लास को, कई बाद में आकर सुनते हैं, बट आपकी एक्टिवनेस दिखाती है वहां पर। यही लर्नर जो हमेशा से अच्छा है पढ़ने में, वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, तो वो सीखता भी है। अब कुछ होते हैं लाइव सेशन में आते हैं एंड देन एक दो देखते हैं एंड देन भाग जाते हैं, तो वो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है। तो यहीं पर जो लर्नर है वो हमेशा से अच्छा हो, मतलब जो पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा है, जो हमेशा एक्टिव रहता है, जिसको सीखने की नॉलेज है, मतलब जिसके अंदर इंटरेस्ट है कि वो क्या करे, सीख जाए, जल्दी से जल्दी सीखे ताकि उसको जॉब मिले, तो ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर है। पहले वाला जो मैंने बताया है वो क्या है, आपका लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, यानी कि आपसे रिलेटेड है, आप इस किसी चीज को कितना सीख रहे हैं। वहीं लर्नर के मोटिव अलग अलग हैं, जैसे अब मान लो किसी का मोटिव क्या है कि मुझे तो पढ़कर जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे तो एचटेट क्रैक करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए, तो वो क्या करेगा, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करेगा। कुछ होंगे कुछ सोचेंगे हाय एक पेपर पास हो जाए तो अच्छे घर में शादी हो जाए, है ना। तो ये क्या होता है, मतलब यहाँ पर मोटिव्स भी तो आपके अलग अलग हैं, आपके जीवन के उद्देश्य है, आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, आपकी लर्निंग को इफेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो अगर आप जॉब के लिए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ सोचकर पढ़ेंगे तो आप रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकली मेंटली आप कितना फिट हैं, आपके पूर्व ज्ञान को भी प्रभावित करता है। मतलब यहाँ पर ये बात कही गई है, आप सीखते टाइम कितने फिजिकली सही हैं, मेंटली कितने फिट हैं, आपके दिमाग में कोई टेंशन तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें भी आपके सीखने को इफेक्ट करती है, लर्नर को इफेक्ट करती हैं। तो ये है आपके लर्नर से रिलेटेड फैक्टर, ठीक है ना। तो अभी मेरे से रिलेटेड फैक्टर भी आएंगे, तो ऐसे मत समझना कि मैम तो हमारे बारे में बोल रही है। तो यहाँ पर क्या है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, लर्नर रिलेटेड, REAL रिलेटेड फैक्टर, ठीक है ना। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, ये पहला क्या हो गया, आपसे रिलेटेड फैक्टर हो गया। तो इसमें क्या क्या बताया मैंने, सभी के सीखने का लेवल एक जैसा नहीं होता, सभी की रुचि एक जैसी नहीं होती, सभी एक्टिव नहीं होते हैं, सभी के मोटिव्स अलग अलग होते हैं, सभी फिजिकली और मेंटली क्या नहीं होते, फिट नहीं होते। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपसे रिलेटेड है और आप यहाँ पर एक्टिव भी हो गए होंगे मेरे इतना कहने के बाद। सेकंड बताती हूँ, टीचर रिलेटेड फैक्टर। अब ऐसे सोचना कि मतलब मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मुझको लेकर पढ़, मुझको सोचकर पढ़ना अब इसमें, तो आप इजीली याद कर पाएंगे। अब टीचर रिलेटेड फैक्टर क्या है, मतलब टीचर क्या करता है, आपका फ्रेंड, आपका गाइडर होता है, आपको पथ दिखाता, रास्ता दिखाता। मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ, साथ साथ मोटिवेट रखती हूँ, तभी आप पढ़ पाते हैं, साथ साथ स्ट्रेटेजी बताती हूँ कैसे पढ़ना है। तो ये क्या टीचर रिलेटेड फैक्टर है। टीचर क्या होता है, एक हमारा फ्रेंड होता है, फ्रेंड मतलब फ्रेंड नहीं होगा लेकिन फ्रेंड के जैसा होगा, जो हमें क्या करेगा, गाइड करेगा। टीचर क्या होता है, जैसे टीचर भी क्या होना चाहिए, मतलब फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। जैसे कई बार देखा होगा, कई बार मेरी तबीयत खराब होती है बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पढ़ाने की, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अगर फिजिकली फिट नहीं हूं तो भी, तो आपकी भी तो लर्निंग उससे इफेक्ट होती है। तो अगर मान लो मैं फिजिकली पर सही नहीं होंगी तो आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेंटली सुटेबल नहीं होंगी तो दिमाग में कुछ चल रहा होगा, पढ़ा कुछ रही होंगी। तो ये टीचर रिलेटेड फैक्टर होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अगर आप मेंटली किसी तरीके से परेशान है तो कैसे पढ़ा पाएंगे, तो वही मैंने बताया है। मेरे दिमाग में अगर कुछ और चल रहा है, मैं कहीं और सोच रही हूँ बैठकर और आपको बस ऐसे पढ़ाती जा रही हूँ बैठकर, टीचर रिलेटेड फैक्टर, टीचर फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो मेंटली किसी तरीके से परेशान है, बस मैं ये पढ़ती जा रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या है ये ऐसा लिखा हुआ तो हम ही पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, तब आपको क्या होगा, यहाँ पर समझ में आएगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या आपका टीचर से रिलेटेड फैक्टर है। तो तभी आपने देखा होगा आपको हर टीचर का समझ में भी नहीं आता है। तो ये इसका मतलब नहीं है कि मैं, मतलब अगर मान लो कोई टीचर फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो वो आपको अच्छे से
नहीं पढ़ा पाएगा, इससे आपकी लर्निंग पर प्रभाव होगा। तो यहाँ पर टीचर की अगर मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। देखो अगर मान लो मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? आप ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि टीचर जो होता है ना वो एक रोल मॉडल प्ले करता है। जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगी, मान लो मैं कभी आपको आपकी क्लास है वो ना बनाऊं, या फिर कभी कभी आपकी क्लास बनाऊं, आपको ना पढ़ाऊं, तो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी। इसलिए जो टीचर है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपसे ज्यादा मेहनती होना चाहिए, तभी वो एक बच्चे के लिए रोल मॉडल बन सकता है। टीचर को मान लो अब टीचर का मूड ऑफ है, किसी वजह से वो स्ट्रेस में है, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या इशू है, तब भी वो क्या होगा, यहाँ पर आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इससे आपकी लर्निंग प्रभावित होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब उसको ये सारे रीजंस ना हो, ये हर किसी को हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं और टीचर में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो पर इसका मतलब यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, इन सभी फैक्टर से आपकी लर्निंग प्रभावित होती है। इसके साथ साथ आपके जो मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। टीचर किस मेथड से पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने की अप्रोच क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि मान लो बस मैं आपको ये लाइन लिखी हुई समझा दूं, मतलब सिर्फ पढ़ दूं एंड देन बस कहूंगी इसको पढ़ लेना, देन आप क्या करेंगे, उसको आप सोचेंगे ये तो हम ऐसे ही लिखा हुआ तो कहीं से ना पढ़ लें, हमें समझना है। तब आप क्या करते हैं, वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए जो मेथड्स हैं, टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है, वो भी क्या करता है, आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है। आप कौन सी अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, टीचर के मेथड्स क्या है, प्रोसेस क्या है, तो वो सब क्या करते हैं। आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, वो सब क्या करता है, एक टीचिंग को इफेक्ट करता है, लर्निंग को इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ टीचर को विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। टीचिंग एंड आर्ट, मतलब मैं दिल से, कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो उसे दिल से पढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि बस आया और फॉर्मेलिटीज की ओर चले गए, और उसका अपना जो टॉपिक है, मान लो जैसे मैं अब आपको सीडीपी पढ़ा रही हूँ या फिर आपको चाइल्ड पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, मैं इसको पढ़ाने में मतलब अब वो नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगी, इससे तो आपकी लर्निंग इफेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, टीचर बाय हार्ट होना चाहिए, धक्के का टीचर नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो ओनली सिर्फ व्यूज के लिए पढ़ा रहा है, उसके लिए उसका दिल भी होना चाहिए, पढ़ाने का मन होना चाहिए। तो वो दिल से टीचिंग की हुई होती है ना, वो आपकी हमेशा यूजफुल रहती है, उसमें टीचर को भी फायदा और साथ साथ स्टूडेंट को फायदा तो होता ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर टीचर के जो मेथड्स हैं, जो प्रोसेस है, वो सब अच्छे होने चाहिए। प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। जैसे मान लो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, तो क्या आपको ये पीडीएफ क्लियर दिखाई दे रही है, या मेरी राइटिंग जो है वो आपकी वो साफ है या नहीं है, आपको जितना मटेरियल मिल रहा है वो सही मिल रहा है, मेरी वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा आराम से तो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको प्रोसेस का बताया है कि प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, कौन से मटेरियल का यूज कर रही हूँ, कहीं पीडीएफ बहुत ज्यादा चमकीली तो नहीं है, मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर जो स्क्रीन है वो आपको अच्छे से तो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सारे फैक्टर्स किससे रिलेटेड है, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। तो 3 फैक्टर पड़े हैं, पहला लर्नर से रिलेटेड, दूसरा टीचर से रिलेटेड, तीसरा प्रोसेस से रिलेटेड। अब हम चलते हैं एनवायरनमेंट पर, वातावरण की बात कर लेते हैं। तो लर्निंग के समय हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, मतलब आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं, अगर मान लो आप शांत वातावरण में बैठे, पीस में बैठे हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, गुड लर्निंग कर पाएंगे, अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, गुड लर्निंग कह देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मान लो आप बैठे हैं, आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, चारों तरफ शोर हो रहा है, टीवी चल रहा है, कहीं पर फोन की साउंड्स आ रही हैं, तो वो क्या होता है, बैड लर्निंग होती है, वहां पर वो हमारे माइंड को ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा वातावरण भी होना चाहिए लर्निंग के लिए। तो 4th फैक्टर क्या पढ़ा है हमने यहाँ पर, एनवायरमेंट का पढ़ा है। अब यहाँ पर कॉग्निटिव की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको कॉग्निटिव बताया, इसके साथ साथ साइकोमोटर एंड देन अफेक्टिव, तो ये तीनों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों को जान लेते हैं। अभी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, तो वो फैक्टर आपके इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं और वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर कॉग्निटिव की बात करते हैं। कॉग्निटिव में क्या आता है, थिंक करना आता है, किसी चीज को विचारना, सोचना आता है, अनुमान लगाना आता है, विश्लेषण करना, वर्णन करना, व्याख्या करना, आलोचना करना, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना या किसी का अर्थ स्पष्ट करना। तो कॉग्निटिव में जितने भी आपको अपने माइंड से रिलेटेड फैक्टर्स दिखाई देंगे, या माइंड से रिलेटेड जहां पर भी आपको वर्ड्स दिखाई देगा, वो सब किस में जाएंगे, आपके कॉग्निटिव में जाएंगे। तो कॉग्निटिव में क्या आता है, सोचना आता है, विचारना आता है, अनुभव करना आता है, विश्लेषण करना आता है, तर्क करना, वर्णन करना और व्याख्या करना। इसके साथ साथ आलोचना, निष्कर्ष निकालना, ये सब किस में आते हैं, कॉग्निटिव में आते हैं।
क्रियात्मक की बात कर लेते हैं, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे खाना है, पीना है, ठीक है, दौड़ना, भार उठाना, मोड़ना, मतलब ये सारे, सुनना, लिखना, चखना, पीसना, ये रीडिंग करना, राइटिंग करना, सब क्या आपके क्रियात्मक एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये सब किस में जाते हैं, आपके साइकोमोटर में जाएंगे। अब भावनात्मक में कुछ है, जैसे आपको क्रोध आ रहा है, डर है आपके मन में, ठीक है, ठंडा, पसंद, नापसंद, उदासीन, बलिदान, प्रेम, नफरत, ये सब किस में आते हैं, आपके अफेक्टिव लर्निंग में आते हैं। अब सीखने के 3 चरण है, यहाँ पर मैंने लिखा है सीखने के क्या है, 3 चरण है। सबसे पहले सीखने के लिए क्या होना, तैयार होना, मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए सीखने के लिए, आपके अंदर आप रेडी हैं क्या नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही आता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं है। सीखने की अवस्था क्या है, मतलब कौन सी किस स्टेज पर आप सीख रहे हैं। इसके साथ साथ फीडबैक क्या है, क्या फीडबैक मिली है लर्निंग की। तो लर्निंग के 3 फैक्टर है। सबसे पहले आप क्या होंगे, सीखने के लिए तैयार होंगे, इसके बाद सीखने की स्टेज होगी, एंड देन फीडबैक होगा आपके पास में कि आपने क्या सीखा है। तो ये तीनों क्या है, सीखने के चरण थे, आपके 3 चरण है सीखने के। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है टीचर को मतलब अब ये टीचर से रिलेटेड है, टीचर को लर्निंग कैसे करानी चाहिए, एक टीचर कैसा होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आगे आप अगर टीचिंग एग्जाम्स देंगे उनमें भी पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि टीचर को कंटेंट यूजफुल पढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठाकर पढ़ा दूं, हाँ ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ठीक है ना। अगर मान लो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, एनालाइज करके पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि टीचर का जो कंटेंट होगा वो कैसा होगा, यूजफुल होगा, अधिक से अधिक दोहराई। अब मैं क्या करूंगी, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कराने की कोशिश करती हूँ। क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद भी मैं क्या सोचती हूँ कि आप इसको क्या कर ले, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर ले, ताकि आप इसको भूले नहीं और एग्जाम में क्या कर पाए, उसको रिलेट कर पाए। इसीलिए कंटेंट जो है वो यूजफुल होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है टीचर के लिए कि वो अधिक से अधिक क्या करे, उनको दोहराए, यानी कि मैं आपको क्या कराऊं, बार बार रिवाइज कराऊं। इसके बाद फीडबैक और पुनर्बलन की व्यवस्था दे। जैसे अब आपने अच्छा काम किया है, आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो मैं क्या कहूंगी, वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया। या मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर देंगे, तो वो क्या है, फीडबैक होती है। रीइंफोर्समेंट होता है या फिर पुनर्बलन होता है। आसान से मुश्किल की तरफ लेकर जाए, यानी कि देखो जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ाया था, उससे क्या हुई, आपकी समझ बनी कि डेवलपमेंट टॉपिक क्या है, बच्चे कैसे काम करते हैं, यहाँ से आपकी एक थोड़ी समझ विकसित हो गई। उसके बाद हम इसके लेवल को टफ करते गए, तो हमने क्या किया, आसानी से आपको कहाँ लेकर जाती गई, मैं मुश्किल की तरफ लेकर जाती गई। तो यहाँ पर एक टीचर कैसा होना चाहिए, जो आपको आसानी से कहाँ लेकर जाए, डिफिकल्टी लेवल की तरफ लेकर जाए, और उससे आप कुछ ना कुछ सीखे। उचित अधिगम सामग्री। अब यहाँ पर जो भी लर्निंग मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं जो क्लास में टीचर है वो कुछ भी उठाकर आ जाए जो आपके लिए यूजफुल ही ना हो। तो उचित जो अधिगम सामग्री है वो ही होनी चाहिए। अगर मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो वहां पर पूर्ण रूप से शांति होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्या नहीं कर पाएंगे, वहां पर नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर जो है वो जनतंत्रात्मक हो, निष्पक्ष हो, यानी कि डेमोक्रेटिक टीचर होना चाहिए। ये पूछा जाता है एग्जाम में, टीचर जो वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। एक ऑटोक्रेटिक होता है, एक डिक्टेटरशिप भी होती है, ठीक है, और एक यहाँ पर डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक वो होगा जो बच्चों को बोलने देता है, निष्पक्ष होता है, जो बच्चों की बात सुनता है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। उसी तरीके से डिक्टेटरशिप वाले में टीचर सिर्फ अपनी चलाएगा, बच्चों की नहीं सुनी जाएगी, ठीक है ना। ऑटोक्रेटिक में टीचर सिर्फ पढ़ाता रहता है, बच्चे पैसिव रूप से सुनते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट टीचर डेमोक्रेटिक टीचर होता है, जो बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कुछ भी पूछने देता है। इसके साथ साथ वो जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर उनसे किसी भी तरीके का क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। टीचर कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी कि बच्चों का सहयोग करने वाला होना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिखाए। क्या सिखाए उन्हें, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन सिखाए। ये नहीं है कि उनके साथ वाले स्टूडेंट के अगर ज्यादा मार्क्स आ गए हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, एक दूसरे से मन में जेलसी रखे। हम क्या करेंगे, टीचर को एक मतलब बच्चों को एक हेल्दी कंपटीशन सिखाएंगे कि कोई बात नहीं, इस बार आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो अगली बार अच्छे आ जाएंगे। तो ये नहीं है कि हम दो बच्चों के मन में क्या कर देंगे, मतलब एक तरीके से उन्हें एक दूसरे के प्रति नेगेटिव कर देंगे, तो वो नहीं करना है। अगर मान लो कोई कंपटीशन करा रहे हैं बच्चों के बीच में, तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए।
तो यहाँ तक आपकी जो क्लास है वो खत्म हो जाती है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो जितने पॉइंट मैंने बताए हैं सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके लर्निंग से जुड़े हुए फैक्टर्स थे जो मैंने आज की क्लास में आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मान लो अगर आपको हमारी इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।